हेलो गाइस, सो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर गुड। स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं जहाँ से इस स्टोरी को हमने एंड किया था। और हमें आगे सीन दिखाई दिए जाता है जिसमें हमारा एमसी कहता है यह हमारा एक छोटा सा बेडरूम है। और एमसी कहता है मैं अपने भाई के खातिर आमतौर पर इस सोफा पर सोता हूँ। सिंस घर को सूरज की रोशनी नहीं मिलती इसलिए पूरा स्थान पिघले हुए पदार्थ की स्पष्ट के रूप में गंद की तरह भरने लगा है। फिर भी यह घर सभी के लिए सेफ है और हम लोग इसे वार्म होम की तरह प्रस्तुत करते हैं। और हमारे एमसी की मॉम कहती है ल्यू फेंग ऑलमोस्ट डिनर रेडी हो चुका है। और एमसी से कहती है अपने यंगर ब्रदर को भी बुला लो पास में। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है। एमसी कहता है ल्यू हुआ मैं आ रहा हूँ। और हमारे एमसी का यंगर ब्रदर भी दिखाया जाता है साथ में। और एमसी का भाई एमसी से कहता है यहाँ मैं हाल ही में ब्राइस के काम को बहुत अधिक आदर्श मान। और एमसी से कहता है क्या तुम फिलॉसफी का मतलब जानते हो। फिलॉसफी का मतलब है मन को शांत रखना। और हमारा एमसी दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। और एमसी अपने फैमिली से कहता है मैं फ्यूचर में एक वॉरियर बनना चाहता हूँ और वॉरियर बन के आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ और आप सभी लोगों के लिए एक बड़ा सा घर खरीदना चाहता हूँ जिसमें कि सनलाइट आ सके। और एमसी खुद से कहता है ल्यू फेंग तुम्हारा खाना हो चुका है और खाने को तुम रिप्लेस कर दो अपने न्यूट्रिएंट्स की तौर पर। और हमारा सीन शिफ्ट होता है। एमसी भागते हुए दिखाई दिया जा रहा होता है और एमसी खुद से कह रहा होता है कि तुम्हें अभी फैमिली के सिचुएशन चेंज करने की ज़रूरत है। और एमसी कहता है मेरी फिजिकल कैपेबिलिटी दूसरों से बहुत अधिक है और अगर मैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग करूंगा तो मेरी कैपेबिलिटी और भी इम्प्रूविंग होगी। और कहता है मुझको अपने आप पर बिलीव और इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो हार्ड वर्क से अचीवमेंट नहीं किया जा सके। और कहता है मैं इसको डेफिनेटली ही करूंगा। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और कहता है चलो चलते हैं डोजो में अपना आदर्श रिजल्ट चेक करने। और हमें स्क्रीन में दिखाया जाता है 809 kg। और एमसी कहता है यह बेंचमार्क 900 kg का यह मेरे लिए इनफ नहीं है। और एमसी से कोई कहता है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ 800 से भी अधिक है, यह तुम्हारे एज के बच्चों के लिए बहुत ही अमेजिंग बात है। और एमसी कहता है यस ब्रदर यंग। और एमसी कहता है मैं इस रीचिंग मार्क को भी सरपास कर सकता हूँ। ये ऐसा ही है क्योंकि तुम अभी यंग एज के हो और तुम्हारे अंदर पोटेंशियल भी है। और एमसी से कहता है तुम मुझे ध्यान से देखो मेरी स्पीड अभी भी मेरे स्ट्रेंथ के बराबर नहीं और एमसी से कहता है यह अच्छा है ना। और एमसी कहता है मैं ब्रदर यंग आप जैसा कब बन सकता हूँ। आप इजिली सभी पंचेस को 900 से भी अधिक हिट कर रहे हो। आप कैसे मैनेज करते हो इस सभी माइग्रेन का। कुछ समय पहले मुझे इसी माइग्रेन की वजह से मेरे बॉडी में कुछ इफेक्ट हुआ था और मेरी फिजिकल कैपेबिलिटी एक्सपोनेंशियल के इम्प्रूवमेंट पर थी और फिर से मेरी हार्ट बीट पल्स 122 के अब चली गई। लेकिन मैंने फिर यह लंबे समय बाद एक्सपीरियंस किया है। ज्यादा रस मत करो ल्यू फेंग अभी भी तुम यंग हो। तुम डेफिनेटली थोड़ी और ज्यादा ट्रेनिंग करोगे तो अपने थॉट को ही ब्रेक कर दोगे। और फिर भी अगर तुम एक वॉरियर बनना चाहते हो और अपने फ्यूचर पाथ को डिसाइड करना चाहते हो। एमसी कहता है फ्यूचर पाथ। फिर से एमसी का सीन शिफ्ट होता है एमसी की तरफ। रास्ते में चलते हुए एमसी कहता है एक वॉरियर बनने के 4 तरीके होते हैं। पहला वॉरियर जो कि मिलिट्री के लिए काम करता है जो कि सेफ भी और इसे हमें फैमिली के लिए बेनिफिट भी मिलता है। और दूसरा वॉरियर वो होता है जो डोजो के लिए काम करे जिसमें फ्रीडम भी मिलेगी तुम्हें। और तीसरा वॉरियर वो जो वर्क सर्टेन के लिए काम करे। तो वॉरियर वो होते हैं जो मर्सर होते हैं। एमसी कहता है मुझे वॉरियर बनने से पहले इनमें में से कोई एक पार्ट डिसाइड करना ही पड़ेगा और लास्ट के 2 पाथ मेरे लिए सही नहीं है। मुझे लगता है मेरे लिए फर्स्ट पाथ ही राइट पाथ और मेरे फैमिली की अभी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी भी और नहीं फ्यूचर वाले टाइम पर मेरे मॉम और डैड और मेरे यंगर ब्रदर की मदद करनी ही पड़ेगी। और मैं इस डेंजरस जॉब को कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। मुझे लगता है मेरे लिए बेस्ट चॉइस इंटर मिलिट्री स्कूल ही ज्वाइन करना है। फिर भी मुझे एंट्रेंस एग्जाम पास करने की योग्य बनना पड़ेगा अदरवाइज नहीं तो मेरे लिए सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएंगी। और हमें टाइम दिखाई दिया जाता है 2:30 और ल्यू फेंग की मॉम कहती है ल्यू फेंग अभी भी तुम नहीं सोई हूँ मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही और अपने मन में कहता है कि मेरा एंट्रेंस एग्जाम पास आने वाला है इसलिए मैं अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और 1 महीने पहले हमें जिग जैन सिटी का एग्जामिनेशन हॉल दिखाई दिया जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता और एमसी कहता है यह मेरा फाइनल पेपर है। पेपरों से बिल्कुल एग्जामिनेशन कहता है तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो वी विल डिस्टर्बिंग द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। एमसी से वही रोबोट कहता है तुमने एग्जामिनेशन पेपर में डिस्टर्ब किया इसलिए तुमको टाइम होने से पहले ही पेपर को सबमिट करना पड़ेगा। एमसी कहता है यह तो मैथमेटिक्स का एग्जाम है इस क्वेश्चन को मैं जल्दी सॉल्व कर दूंगा लेकिन
मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। और एमसी की हार्ट बीट दिखाई जाती है जो कि बढ़ती ही चली जाती है, कॉन्टिन्यूअस बढ़ती ही रहती है। 122 दिखाई जा रही है, फिर 142 दिखाई जा रही है। और सीन शिफ्ट होता है जिंगजान सिटी एग्जामिनेशन हॉल की तरफ 9 जनवरी को। कोई पीछे बैठकर हुए कहता है बहुत डिफिकल्ट है, इसका सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एमसी कहता है मैथमेटिक्स का एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है इन सभी एग्जामिनेशन। और एमसी यहाँ पर मैथमेटिक्स का एग्जाम देने के लिए आया होता है। मैंने प्लान तो किया था पिछले महीने रिवीजन, फिर भी मैं से मैनेज कर ही पहले मुझे अच्छी तरीके से अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। और कहता है पुट मोर प्रायोरिटी ऑन द हैवी वेट क्वेश्चन एट द बैक। और उसकी बीपी इस टाइम पर 150 पर जो एमसी के पीछे एग्जाम दे रहा होता है वो कहता है बू हो मम्मी, क्या यह हार्ड क्वेश्चन है इसलिए यह पीछे वाला मेरा रो रहा है। और कहता है हाउ एवर क्वेश्चन देयर इस टाइम इज ट्रूली डिफिकल्ट। और उसकी हार्ट बीट दिखाई जाती है जो कि 230 पर पहुंच गई होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इसके लिए टाटा बाय बाय टिल देन कीप लर्निंग। और भाई थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दिया करो, इसका मैं कोशिश करूँगा जल्दी पार्ट डाल दूँ।